इस फिगर में देखिए ये हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस दिखाया गया है। इसमें प्रूशियन ब्लू स्टेन सेक्शन है जिसमें हमें हेपेटोसेलुलर जो आयरन है वो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। पैरेन्काइमा का आर्किटेक्चर बिल्कुल नॉर्मल है इस स्टेज ऑफ डिजीज़ में। इवन बेशक यहाँ पे बहुत ज़्यादा एबंडेंट आयरन भी है लेकिन अभी पैरेन्काइमा बिल्कुल सही है। तो अब जैसे जैसे आयरन का लोड बढ़ता जाएगा तो और ज़्यादा प्रोग्रेसिव डिपोजिशन हो जाएगी रेस्ट ऑफ द लोब्यूल्स की भी, बाइल डक्ट की एपिथेलियम में भी और हमारे कपफर सेल्स में भी डिपोजिशन होगी। अब इस स्टेज पे हमारा लिवर टिपिकली स्लाइटली इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और चॉकलेट ब्राउन कलर का हो जाएगा। फाइब्रस सेप्टा याद रखिएगा स्लोली जो है डेवलप करेंगे और वो लिंक कर रहे होंगे पोर्टल ट्रैक्स को एक दूसरे के साथ, तो ये अल्टीमेटली सिरोसिस करवा देगा इंटेंसली पिगमेंटेड लिवर के अंदर, जो कि वेरी डार्क ब्राउन से लेके ब्लैक कलर का लिवर हो जाएगा। ठीक है, सिरोसिस हो जाएगी। फिर हमने तीसरा कहा था कि पैनक्रियाज में कुछ चेंजेस आएंगे। देखिए पैनक्रियाज भी हमारे इसमें पिगमेंटेड हो जाते हैं। इनमें डिफ्यूज़ इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाएगी जो कि हमें पैरेन्काइमल एट्रोफी भी शो कर सकता है। ठीक है, पैनक्रियाज हीमोसिड्रिन हमें पैनक्रियाज के एसिनार में मिलेंगे और आइलेट सेल्स में और कभी कभार इंटरस्टिशियल फाइब्रस स्ट्रोमा में भी हमें हीमोसिड्रिन मिलेगा। हार्ट की अब अगर बात करें तो हार्ट इसमें हीमोक्रोमेटोसिस में बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा और हीमोसिड्रिन के ग्रेन्यूल्स हमें मायोकार्डियल के फाइबर्स के अंदर मिलेंगे। पिगमेंटेशन जो है वो स्ट्राइकिंग ब्राउन कलरेशन करवा देगा हमारे मायोकार्डियम की, हार्ट ब्राउन कलर का हो जाएगा। डेलिकेट इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हमें मिल सकती है। अब स्किन पिगमेंटेशन की बात करें तो आल्दो स्किन पिगमेंटेशन पार्शियली एट्रीब्यूटेबल है इन द हीमोसिड्रिन डिपोजिशन इन द डर्मल मैक्रोफेजेस एंड फाइब्रोब्लास्ट। मोस्ट कलरेशन जो है वो क्यों होती है? जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड एपिडर्मल मेलानिन प्रोडक्शन हो। ठीक है, मेलानिन की वजह से नॉर्मली हमें पता है स्किन में हमें ज़्यादा पिगमेंटेशन मिलती है। यहाँ पे हीमोक्रोमेटोसिस में वैसे पार्शियली ही एट्रीब्यूट हुआ है स्किन की पिगमेंटेशन, जो कि वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि बस मैक्रोफेजिस में और डर्मल मैक्रोफेजिस में और फाइब्रोब्लास्ट में डिपॉजिट कर रहा है हीमोसिड्रिन। अब इस मेलानिन का और वो जो डिपॉजिट हुआ है हीमोसिड्रिन, इनका जो कॉम्बिनेशन है इस तरह के पिगमेंट्स का, ये स्किन को रेंडर कर देगा स्लेट ग्रे कलर की हो जाएगी। With the hemosiderin deposition in the joint synovial linings and acute synovitis may develop। ठीक है, साइनोविया की जो है जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होगी कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की, जो कि हमारे आर्टिक्यूलर कार्टिलेज को डैमेज कर देगी और कभी कभार डिसेबलिंग पोली आर्थराइटिस करवा सकती है, जिसको हम सूडो गाउट कहते हैं। ये सिर्फ उसके कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के बहुत ज़्यादा डिपोजिशन की वजह से और साइनोवाइटिस की वजह से सूडो गाउट हो रहा है, क्योंकि आर्टिक्यूलर कार्टिलेज इसमें डैमेज हो रहा है। ठीक है, अब ऑनसेट ऑफ सिरोसिस के साथ जो है टेस्टिस जो है ये भी एट्रोफिक हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। सिम्टम्स जो है ये यूजुअली मेन में अर्लियर अपीयर होते हैं हीमोक्रोमेटोसिस के बनस्पत वुमेन के, सिंस के जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है ये लिमिट कर देती है एक्यूमुलेशन आयरन की, तो उनमें अंटिल के मेनोपॉज नहीं आ जाता, मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी आयरन जो है लॉस हो रहा होता है, तो इसलिए मेन में ज़्यादा सिम्टम्स हैं। तो इसके नतीजे में मेल टू फीमेल रेशियो जो है हमें क्लिनिकली सिग्निफिकेंट आयरन ओवरलोड का मिलेगा, तकरीबन 5:1 से 7:1। मोस्ट जो कॉमन फॉर्म्स होती हैं HFE म्यूटेशंस की इसमें हीमोक्रोमेटोसिस में, उसमें सिम्टम्स हमें ज़्यादातर 5th एंड 6th डिकेड ऑफ लाइफ में मिलेंगे मेन में, और फिर बाद में जो है वुमेन में सिम्टम्स मिलते हैं। With population screening, it has become clear that the homozygosity for most common HFE mutation show variable penetrance. Thus, the disease development is not inevitable, presumably because of the other genetic and environmental factors influence the rate of iron accumulation. ठीक है, म्यूटेशन के अलावा बाकी भी जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इस आयरन की एक्यूमुलेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। प्रिंसिपल मैनिफेस्टेशंस क्या मिलेंगी हमें हीमोक्रोमेटोसिस में? लिवर इनलार्ज हो जाएगा, हेपेटोमेगाली, एब्डोमिनल पेन होगा, स्किन में पिगमेंटेशन ज़्यादातर जो सन एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, क्योंकि साथ में मेलानिन की भी डिपोजिशन होगी तभी हमें विजिबल होगा। ग्लूकोज हीमोस्टेसिस जो है वो डीरेंज हो जाएगी, या फ्रैंक हमें डायबिटीज़ मिलाइटिस भी मिल सकती है, क्योंकि हमने देखा कि पैनक्रियास में भी डिपोजिशन हो रही है, तो पैनक्रियाटिक आइलेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कार्डियक डिस्फंक्शन भी होंगे जिसमें एरिथमियास, कार्डियोमायोपैथी होगी और एटिपिकल आर्थराइटिस होगा पेशेंट को। कुछ पेशेंट्स में जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो है हाइपोगोनेडिज्म, फॉर एग्जांपल जैसे फीमेल में एमेनोरिया और मेल्स में इम्पोर्टेंस एंड लॉस ऑफ लिबिडो। जैसा कि हमने नोट किया कि क्लिनिकली अपेरेंट जो डिजीज़ है वो ज़्यादा कॉमन मेल्स में है बनस्पत फीमेल्स के, तो ये रेयरली एविडेंट होगी बिफोर द 40 ईयर्स ऑफ एज।
वो पेशेंट जिनको अगर हम अनट्रीटेड छोड़ दें तो उनमें जो है अनट्रीटेड डिजीज़ में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क होता है, जो 200 फोल्ड बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द ongoing liver damage and genotoxic effects of the oxidants generated by the iron in the liver। ठीक है, जो आयरन ने ऑक्सीडेंट्स जो प्रोड्यूस किए हैं फ्री रेडिकल स्पीशीज़ वगैरह, उसकी वजह से ऑनगोइंग डैमेज होगा और आगे जाके हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। अब फॉर्चुनेटली हीमोक्रोमेटोसिस जो है डायग्नोज हो जाती है लॉन्ग बिफोर के इरिवर्सिबल टिश्यू डैमेज हो, उससे पहले ही डायग्नोज हो जाती है। स्क्रीनिंग फैमिली मेम्बर्स की इम्पॉर्टेंट है। हेट्रोजाइगोट्स जो हैं उनमें भी एक्यूमुलेशन होती है एक्सेसिव आयरन की, लेकिन इतने लेवल पे नहीं होगी एक्यूमुलेशन कि वो सिग्निफिकेंट टिश्यू डैमेज कराए। करंटली मोस्ट पेशेंट जिनको हीमोक्रोमेटोसिस है उनको डायग्नोज किया जाता है सब क्लिनिकल प्री सिरोटिक स्टेज पे, क्योंकि आजकल जो है रूटीन सीरम आयरन मेजरमेंट जो है पार्ट ऑफ डायग्नोस्टिक वर्कअप है, तो जल्द ही ये डिजीज़ डायग्नोज हो जाती है। आजकल जो रेगुलर फ्लेबोटोमी की जाती है उसकी वजह से जो है स्टेडी रिमूवल हो जाएगा टिश्यू आयरन का। ठीक है, एक्सेस जो टिश्यू आयरन है वो रिमूव किया जा सकता है और इस सिंपल ट्रीटमेंट से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नॉर्मल है। अच्छा, हीमोक्रोमेटोसिस के बाद नेक्स्ट डिजीज़ है विल्सन डिजीज़। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें ATP7B जीन जो है इसमें म्यूटेशन आ जाएगी जो कि इम्पेयर्ड कॉपर एक्सक्रीशन करवा देगी हमारे बाइल के अंदर। ठीक है, बाइल में कॉपर एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा और वो कॉपर जो है सेल्यूलोप्लाज्मिन में इनकॉर्पोरेट भी नहीं हो पाएगा इस डिजीज़ में। तो इस डिसऑर्डर में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेवल कॉपर के एक्यूमुलेट कर जाएंगे बहुत से टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में, जैसे प्रिंसिपली लिवर में, ब्रेन और आई में। नॉर्मली हमारा 40% से 60% हमारा इंजेस्टेड कॉपर तकरीबन 2 to 5 मिलीग्राम पर डे ये डुओडेनम से अब्जॉर्ब होता है और हमारी प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन से, जहाँ से फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा एल्बुमिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के और हिस्टिडीन के साथ लिवर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे ये फ्री कॉपर डिसोसिएट करेगा और हमारे हेपेटोसाइट्स इसको ले लेंगे। फिर यहाँ से ये कॉपर एंजाइम्स के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा और अल्फा-2 ग्लोबुलिन जिसको हम एपोसेरुलोप्लाज्मिन कहते हैं, तो उसके साथ मिलके ये सेरुलोप्लाज्मिन बना देगा। फिर ये ब्लड के अंदर सिक्रीट होता है। अब ये सेरुलोप्लाज्मिन जो है ये हमारे 90 to 95% प्लाज्मा का कॉपर लेती है, ठीक है, कैरी करती है। सर्कुलेटिंग सेरुलोप्लाज्मिन इवेंचुअली फिर डीसीएलाइटेड होता है, एंडोसाइटोज हो जाएगा बाय द लिवर, यानी लिवर ही उसको फिर एंडोसाइटोज करके और उसी में लाइजोसोम उसको डिग्रेड कर देंगे और उसके बाद ये कॉपर हमारे बाइल के अंदर जो है रिलीज़ हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। अब ये जो डिग्रेडेशन एक्सक्रीशन पाथवे है ये प्राइमरी रूट होता है कॉपर की एलिमिनेशन का। ठीक है, इस तरह से ये नॉर्मली एलिमिनेट होता है। हमारा ये जो ATP7B जीन है ये लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 13 पे और ये ट्रांस मेम्ब्रेन कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase को इनकोड करता है जो कि हेपेटोसाइट्स की कैनालिकुलर मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस्ड होता है। ठीक है, ये ATPase उसको ये जीन जो है इनकोड करता है। अब ओवरवेलमिंग जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हैं जिनको विल्सन डिजीज़ होती है ये कंपाउंड हेट्रोजाइगोट्स होते हैं विद डिफरेंट लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाती है उनके ATP7B एलील के अंदर। तो ओवरऑल इसकी जो फ्रीक्वेंसी है म्यूटेटेड एलील की वो 1:100 है और इस डिज़ीज़ की प्रिवेलेंस जो है वो 1:30,000 से लेके 1:50,000 है। ATP7B प्रोटीन का जो है इसके फंक्शन के लॉस की वजह से हमारा जो कॉपर का ट्रांसपोर्ट है बाइल के अंदर वो लॉस हो जाएगा और हमारा कॉपर सेरुलोप्लाज्मिन में इनकॉर्पोरेट भी नहीं हो पाएगा, जो कि सेरुलोप्लाज्मिन जो है वो अपनी एपोसेरुलोप्लाज्मिन फॉर्म में भी सिक्रीट नहीं हुआ। अब इस तरह की एबनॉर्मलिटीज से कॉपर की एक्यूमुलेशन हो जाएगी हमारे लिवर के अंदर भी और हमारा प्लाज्मा सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल कम हो जाएगा। प्लाज्मा में कम है, लिवर में एक्यूमुलेट कर गया है। अब ये एक्यूमुलेट हुआ कॉपर जो है हमारे लिवर की इंजरी करवा देगा। कैसे? थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बना के बाय द फेंटन रिएक्शन। फेंटन रिएक्शन हम चैप्टर नंबर 3 में ही डिस्कस करके आए हैं, 3rd ईयर में इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर वाले चैप्टर में। ठीक है, उसके थ्रू ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाएगा। अब इवेंचुअली नॉन सेरुलोप्लाज्मिन बाउंड जो कॉपर है जो उसके साथ बाउंड नहीं हुआ वो हमारे इंजर्ड हेपेटोसाइट से रिलीज़ होगा सर्कुलेशन के अंदर, जिसकी वजह से ये रेड सेल्स की हीमोलाइसिस करवा देगा, उनका ब्रेक डाउन करवा देगा। तो उससे फिर कॉपर जो है हमारे बाकी टिश्यूज़ में भी इसके अलावा मतलब वो हीमोलाइसिस भी करवा रहा है, बाकी टिश्यूज़ में भी डिपॉजिट हो रहा है, जैसे ब्रेन में, कॉर्निया, किडनीज, बोन्स, जॉइंट्स और पैराथायरॉयड ग्लैंड में डिपॉजिट होगा। इसके साथ साथ यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है कॉपर की वो बढ़ जाएगी मार्कली फ्रॉम इट्स नॉर्मल
मिनिस्ट्रल लेवल उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब विल्सन डिजीज़ में मॉर्फोलॉजी में हमें लिवर जो है वो ज़्यादातर पूरी इंजरी का जो वज़न है वो लिवर ही बर्दाश्त करता है। इसमें हेपेटिक जो चेंजेस होते हैं वो वेरिएबल होंगे, यानी रिलेटिवली माइनर से लेके बहुत ज़्यादा मैसिव। हेपेटिक चेंजेस यानी रिलेटिवली माइनर से लेके मैसिव हो सकते हैं और ये मिमिक कर सकते हैं बाकी किसी डिजीज़ प्रोसेस को। तो हमें माइल्ड से लेके मॉडरेट किस्म का फैटी चेंज यानी स्टीटोसिस मिल सकता है विल्सन डिजीज़ में, और जो कि एसोसिएटेड होगा फोकल हेपेटोसाइट की नेक्रोसिस के साथ। अक्यूट फुलमिनेंट हेपेटाइटिस जो है ये मिमिक करेगा अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस को, ऐसा लगेगा कि इसको वायरल हेपेटाइटिस है। इसके अलावा विल्सन डिजीज़ में क्रोनिक हेपेटाइटिस जो है ये एग्जिबिट करेगी मॉडरेट टू सीवियर इन्फ्लामेशन, और हेपेटोसाइट्स की नेक्रोसिस भी हुई होगी। एरियाज़ ऑफ फैटी चेंज हमें नज़र आएंगे। स्टीटो हेपेटाइटिस के फीचर मिलेंगे, जैसे कि यानी हेपेटोसाइट की बैलूनिंग, मेलोरी डैंक बॉडीज़ उसमें प्रोमिनेंट होंगी। ठीक है, इस तरह के चेंजेस ये सारे हमें क्रोनिक हेपेटाइटिस में मिलेंगे। अब जो एडवांस केसेस होता है तो उसमें हमें विल्सन डिजीज़ में सिरोसिस भी मिलती है। कॉपर की डिपोजिशन हमारे हेपेटोसाइट्स में हम स्पेशल स्टेन्स की मदद से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, वो आपने याद रखने हैं। रोडामीन स्टेन जो है कॉपर के लिए होता है, ऑर्सेन स्टेन कॉपर एसोसिएटेड प्रोटीन्स के लिए। टॉक्सिक इंजरी हमारे ब्रेन को अब अगर होगी तो ये प्राइमरीली याद रखिएगा हमारे बेसल गैंग्लिया को अफेक्ट करेगी। नियरली जो सारे पेशेंट होते हैं जिनकी न्यूरोलॉजिक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उनको एक आई लेशन हो जाएगी आंखों में, जिसको हम कैसर फ्लैशर रिंग कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीन से लेके ब्राउन डिपॉजिट हो जाते हैं कॉर्निया के अंदर, कॉर्निया की भी डेसिमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, लिम्बस ऑफ द कॉर्निया में उसके डेसिमेंट मेम्ब्रेन में ये ग्रीन ब्राउन डिपॉजिट हैं जिनको कैसर फ्लैशर रिंग कह रहे हैं। मॉर्फोलॉजी के बाद अब क्लिनिकल फीचर देखें। विल्सन डिजीज़ का जो एज ऑफ ऑनसेट है और उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वो वेरी करेंगी, एक्सट्रीमली वेरिएबल। सिम्टम्स ज़्यादातर हमें 6 से 40 साल की उम्र के दरमियान मिल सकते हैं। अक्यूट या क्रोनिक लिवर डिजीज़ इसमें कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है। न्यूरोसाइकियाट्रिक मैनिफेस्टेशन इसकी इनिशियल फीचर्स होती हैं मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग केसेस में, और ये स्टेम करता है कि हमारा जो कॉपर है वो हमारे बेसल गैंग्लिया में डिपॉजिट कर गया, इस वजह से इस तरह के सिम्टम्स हैं। अब विल्सन के डिजीज़ के डायग्नोसिस बेस्ड है कि हमें सीरम में सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल लो मिलेगा, क्योंकि इसके साथ सारा कॉपर बाइंड कर गया है और फिर हेपेटोसाइट्स ने उसको ले लिया है, तो सीरम में सेरुलोप्लाज्मिन कम हो गया है। और हेपेटिक जो लिवर का कॉपर कंटेंट है वो हमें ज़्यादा मिलेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें सेंसिटिव टेस्ट होता है। ठीक है, हेपेटिक कॉपर कंटेंट देखेंगे। इसके अलावा यूरिनरी एक्सक्रीशन भी ज़्यादा मिलेगी कॉपर की, ये मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है। हेपेटिक कॉपर जो कंटेंट है वो 250 माइक्रोग्राम पर ग्राम ड्राई वेट ऑफ द लिवर से भी ज़्यादा होगा। तो इतना अगर होगा तो इसको हम डायग्नोस्टिक कंसीडर करते हैं, लेकिन 80% जो लोग हैं वो सिर्फ इसमें सेंसिटिव होते हैं इस टेस्ट के लिए। ये वाला टेस्ट जो है ये 80% सेंसिटिव है। अब वो लोग जिनमें लिवर के अंदर कॉपर के लेवल कम है, लो लेवल है, तो अब उनकी डायग्नोसिस डिपेंड करती है बाकी एबनॉर्मलिटीज़ पे। जैसे या तो हमें यूरिन में कॉपर लेवल ज़्यादा मिलेंगे, या सीरम में सेरुलोप्लाज्मिन कम होगा, केसर फ्लैशर रिंग्स मिल सकती हैं। ठीक है, अब अनलाइक द हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ जेनेटिक वेरिएंट्स जो है वो उनको जेनेटिक टेस्टिंग हम करके ईजिली डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट जो कॉजेटिव म्यूटेशंस हैं ATP7BC के अंदर जो म्यूटेशन आ जाती हैं ये कॉम्प्लिकेट कर देती है यूज़ ऑफ DNA सीक्वेंसिंग एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, उनमें फिर हमने DNA सीक्वेंसिंग करनी होती है। तो सीरम के कॉपर लेवल जो है ये याद रखिएगा डायग्नोस्टिक वैल्यू के नहीं होते सीरम में कॉपर लेवल, क्योंकि ये लो भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है कॉपर लेवल सीरम का, या बढ़ा हुआ भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस स्टेज पे लिवर डिजीज़ है उस हिसाब से। अर्ली रिकॉग्निशन और लॉन्ग टर्म कॉपर चीलेशन थेरेपी, जैसे कि हम डी पेनिसिलामीन के साथ या ट्राई एंटीन के साथ जो है कॉपर चीलेशन थेरेपी देंगे लॉन्ग टर्म, या फिर हम जिंक बेस्ड थेरेपी भी दे सकते हैं जिससे हमारे कॉपर का अपटेक गट से जो है वो इनहिबिट हो जाएगा जिंक बेस्ड थेरेपी के साथ। तो इसने जो है ड्रामेटिकली अल्टर कर दिया यूजुअल प्रोग्रेसिव डाउनहिल कोर्स। वो इंडिविजुअल्स जिनको हेपेटाइटिस होती है या फिर एडवांस सिरोसिस हो जाती है तो उनमें लास्ट ऑप्शन लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही होता है, और यही इसमें क्यूरेटिव है। नेक्स्ट अब विल्सन डिजीज़ के बाद है अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ही है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा लो लेवल हमें सर्कुलेटिंग अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन के मिलेंगे। ठीक है, सर्कुलेशन में इसका लेवल कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कुछ म्यूटेशंस आ गई हैं जिसने अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन की मिसफोल्डिंग करवा दी है।
हमारा अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन का जो मेजर फंक्शन है वो है कि ये प्रोटीएजेस को इनहिबिट करता है, पार्टिकुलरली जो न्यूट्रोफिल इलास्टेज है, कैथेप्सिन जी, प्रोटीनेज 3, इन सब को इनहिबिट करता है, ये जो हमारे न्यूट्रोफिल्स से साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे रिलीज़ हो रहे होते हैं। अब अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से पल्मोनरी एम्फाइसीमा हो जाता है, हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि इससे जो डिस्ट्रक्टिव ये प्रोटीएजेस हैं वो इनहिबिट ही नहीं हो पाएंगे, तो वो पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स को डैमेज कर देंगे। इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी से लिवर डिजीज़ भी होती है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हेपेटोसेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड अल्फ़ा 1 ट्रिप्स एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन, वो वहाँ पे मिसफोल्ड हुई हुई एक्यूमुलेट करती जाएगी और लिवर डिजीज़ हो सकती है। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एक स्मॉल 394 अमाइनो एसिड का प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि प्रीडोमिनेंटली हमारे हेपेटोसाइट से ही सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब जीन जो है इसका वो क्रोमोसोम नंबर 14 पे लोकेटेड होता है, ये बहुत ही पोलीमॉर्फिक जीन है। एटलीस्ट 75 इसके वेरिएंट्स अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन के आइडेंटिफाई हुए हैं इस प्रोटीन के, जो कि हम अल्फ़ाबेटिकली जो है डिनोट करते हैं इनके रिलेटिव माइग्रेशन ऑन द आइसोइलेक्ट्रिक जेल के हिसाब से। अब इसमें जो जनरल हम नोटेशन यूज़ करते हैं वो है PI यानी प्रोटीएज इनहिबिटर, और अल्फ़ाबेटिक जो इसमें लेटर है वो पोजीशन ऑफ द जेल को डिनोट करता है। दो जो इसमें लेटर्स हैं वो जीनोटाइप ऑफ द 2 एलील्स को जो है ये डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन इसमें जीनोटाइप याद रखिएगा, प्रोटीज इनहिबिटर MM जो दोनों कैपिटल है, ये ज़्यादातर 90% ऑफ द इंडिविजुअल्स में होता है, इसको हम वाइल्ड टाइप कहते हैं, वाइल्ड। अब इसमें मोस्ट जो कॉमन क्लिनिकली सिग्निफिकेंट म्यूटेशन होती है वो होती है PI यानी प्रोटीज इनहिबिटर Z। तो इसके जो होमोजाइगोट्स हैं प्रोटीज इनहिबिटर ZZ दोनों कैपिटल हैं, तो इस तरह के होमोजाइगोट्स में सर्कुलेटिंग अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन के लेवल सिर्फ 10% ऑफ द नॉर्मल होंगे, बाकी सारा एबनॉर्मल है, बस 10% ऑफ द नॉर्मल। तो अब ये इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं कि उनको क्लिनिकल डिजीज़ डेवलप हो। वेरिएंट अलील्स कंकॉमिडेंट वेरिएंट अलील्स कोडोमिनेंट होते हैं और कॉन्सिक्वेंटली जो इस कंडीशन के हेट्रोजाइगोट्स हैं यानी प्रोटीज इनहिबिटर MZ, तो इस तरह के हेट्रोजाइगोट्स में इंटरमीडिएट प्लाज्मा लेवल हमें मिलेंगे अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन के। वो बहुत सीवियर था होमोजाइगोट्स जिसमें बिल्कुल बस 10% ऑफ द नॉर्मल होगा, बाकी सारा एबनॉर्मल, और इसमें इंटरमीडिएट लेवल मिलेंगे हमें प्लाज्मा में हेट्रोजाइगोट में। अब वो इंडिविजुअल जो कि नॉर्दर्न यूरोपियन डिसेंट के होते हैं उनमें ये जो होमोजाइगस स्टेट है ये 1 in 1800 लाइव बर्थ को अफेक्ट करती है। अब क्योंकि इसमें अर्ली प्रेजेंटेशन होती है लिवर डिजीज़ की, तो इसीलिए अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी ज़्यादा कॉमनली डायग्नोस्ड जेनेटिक हेपेटिक डिसऑर्डर्स है इन्फेंट्स का और चिल्ड्रन का, तो इसमें अर्ली ही हमें लिवर की डिजीज़ प्रेजेंट हो जाती है। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखिए, प्रोटीज इनहिबिटर Z पॉलीपेप्टाइड जो है ये प्रोन होता है टू मिसफोल्डिंग, इसकी मिसफोल्डिंग हो जाती है और फिर इसकी एग्रीगेशन हो जाती है क्योंकि इसमें सिंगल अमाइनो एसिड ग्लूटामीन टू लाइजीन सब्सटीट्यूशन हो गई है एट द रेजिड्यू नंबर 342। ये फिर आगे इंटर्न जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस करवा देगा और अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा, जिससे आगे जाके अल्टीमेटली अपोप्टोसिस हो जाएगी। अब इसमें वर्थ एम्फेसाइजिंग है कि इसमें जो लिवर डैमेज हो रहा है वो प्रोटीन की मिसफोल्डिंग की वजह से हो रहा है, जबकि लंग डैमेज जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से वो क्यों होता है, तो कि लंग डैमेज की वजह से एम्फाइसीमा जो है वो स्टेम कर रही है क्योंकि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन का फंक्शन ही चला गया, वो नहीं होगा तो हमारी जो प्रोटीएज की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और लंग डैमेज होगा, ठीक है। लेकिन उसमें लिवर में यही प्रोटीन एक्यूमुलेट हो रही है जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है। अब हाल जो सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनको ये होमोजाइगस जीनोटाइप है वो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन Z को अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द हेपेटोसाइट में एक्यूमुलेट कर देंगे। 10 to 15% जो है उनको ओवर्ट क्लिनिकल लिवर डिजीज़ होगी, और थस जो बाकी जेनेटिक फैक्टर्स हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो भी प्ले करते हैं रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लिवर डिजीज़। अब मॉर्फोलॉजी देखें, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से हमें प्रेजेंस मिलती है राउंड या ओवल साइटोप्लाज्मिक ग्लोबुलर इंक्लूजन्स मिलेंगी हेपेटोसाइट्स के अंदर, ठीक है। और ये स्ट्रांगली हमें पीरियोडिक एसिड शिफ्ट पॉजिटिव मिलती हैं और ये डायस्टेज रेजिस्टेंट होंगी। इस फिगर में देखिए यहाँ पे दिखाया गया अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन आफ्टर द डायस्टेज डाइजेशन ऑफ द लिवर। इसमें देखिए हाईलाइट यहाँ कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक मेजेंडा साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिनको हमने कहा कि ग्लोबुलर हमें इंक्लूजन्स मिलती हैं। अब कह रहा है कि पेरीपोर्टल हेपेटोसाइट ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस डिज़ीज़ में अर्ली और माइल्ड फॉर्म ऑफ डिज़ीज़ में, विथ सेंट्रल लोबुलर हेपेटोसाइट्स जो हैं वो बाद में जो है अफेक्ट होंगे।
पहले पेरीपोर्टल हो रहा है, बाद में सेंट्रल लोबुलर और फिर मोर सीवियर डिजीज़ में भी सेंट्रल लोबुलर। बाकी इसके पैथोलॉजिक फीचर वेरी करेंगे, रेंज कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस से लेके फाइब्रोसिस भी हो सकती है या इवन फुल ब्लोन सिरोसिस हो जाएगी। अब क्लिनिकल फीचर्स देखें, नियोनेटल हेपेटाइटिस विथ कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस अपीयर करता है 10 to 20% ऑफ द न्यू बॉर्न्स में जिनको अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, उनको कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस हो जाएगा। एडोलेसेंस में अब क्या होता है, प्रेजेंटिंग सिम्टम वो हेपेटाइटिस से या सिरोसिस से रिलेटेड होगा। हेपेटाइटिस के अटैक सबसाइड कर जाएंगे और अपेरेंटली कंप्लीट रिकवरी भी हो जाएगी, या फिर ये आगे जाके क्रोनिसिटी में जाएगा और आगे जाके सिरोसिस करवा देगा। अल्टरनेटिवली ये डिजीज़ साइलेंट भी रह सकती है जब तक कि सिरोसिस ना अपीयर कर जाए मिडल या लेटर एडल्ट लाइफ में। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इसमें जो है 2 to 3% ऑफ द जो होमोजाइगस हैं उनमें हो जाएगा एडल्ट्स में, और ज़्यादातर ये सिरोसिस के बाद ही बनता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अब इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है फॉर द सीवियर हेपेटिक डिजीज़ वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही है। पेशेंट जिनको पल्मोनरी डिजीज़ होगी इस अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से, तो उनको सिगरेट स्मोकिंग की अवॉइडेंस जो है उनके लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि स्मोकिंग से फर्दर जो है वो न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे और फिर वो इलास्टेज को रिलीज़ करेंगे और लंग जो है वो डैमेज होगा, क्योंकि वो इलास्टेज जो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ना होने की वजह से इनएक्टिवेट नहीं हो पाएगा। अब अनअपोज जो एक्शन है न्यूट्रोफिल डिराइव्ड प्रोटीएजेस का, वो हमारे इलास्टिक फाइबर्स को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे हमारे एल्वियोलर वॉल में, तो उसकी वजह से एम्फाइसीमा हो जाएगी। लेट्स से अब समरी देखिए, हमने इनहेरिटेड मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ कंप्लीट की, जिसमें हमने हीमोक्रोमेटोसिस कहा कि बहुत ही कॉमनली जो है HFE जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है, और लेस कॉमनली अगर बाकी जीन्स में म्यूटेशन आ जाए। तो इन सब से जो है हमारे हेप्सिडिन के लेवल कम हो जाएंगे या उसका फंक्शन भी, तो आयरन का अपटेक बढ़ जाएगा इंटेस्टाइन से, तो आयरन हमारे लिवर में भी एक्यूमुलेट करेगा, पैनक्रियास में और बाकी टिश्यूज़ में। फिर हमने विल्सन डिजीज़ पढ़ा कि इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाती है ट्रांसपोर्टर, जो हमारा मेटल आयन ट्रांसपोर्टर है ATP7B, तो उससे हमारा कॉपर जो है वो लिवर ब्रेन में पार्टिकुलरली बेसल गैंग्लिया आइस में केसर फ्लेशर रिंग्स बन जाएंगी, यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा। विल्सन डिजीज़ हमने कहा कि लिवर के प्रोटीन को अफेक्ट करता है, जिससे हमें अक्यूट मैसिव हेपेटिक नेक्रोसिस के चेंजेस मिलेंगे, या फैटी लिवर डिजीज़ मिल सकती है, या इवन क्रोनिक हेपेटाइटिस फिर सिरोसिस भी मिल सकती है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन लास्ट में हमने पढ़ा कि इसमें म्यूटेशन आ जाती है इसकी डेफिशिएंसी में। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जीन में प्रोटीन में जो है उसमें म्यूटेशन आएगी, तो उससे मिसफोल्डिंग हो जाएगी। मिसफोल्डिंग होगी तो लिवर टॉक्सिसिटी होगी और फंक्शनल डेफिसिट मिलेगा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का इन द प्लाज्मा। अब इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादातर उन इंडिविजुअल्स में होगी जो कि ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर एम्फाइसीमा, जैसे कि स्मोकर्स वगैरह, क्योंकि स्मोकिंग से प्रोटीएज का अनअपोज्ड इफेक्ट होगा, जो हमारे न्यूट्रोफिल से प्रोटीएज रिलीज़ हो रहे हैं। तो इसकी जो डेफिशिएंसी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को ज़्यादा रिस्क पे रख देती है फॉर एम्फाइसीमा, उनको एम्फाइसीमा हो जाएगी। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ।